पूरी करेगा। अब ये यहाँ तक आप बिल्कुल समझ गए कि फ़क़-ए-मुदब्बिर क्या कहना चाहते हैं कि किस तरह की व्यवस्था स्थापित की जाए जिससे कि समाज में समरसता को बढ़ावा दिया जाए और एक उचित प्रशासनिक माहौल तैयार हो सके। अब आगे चलें, ये कुछ और बातें ध्यान में रखें। तारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। ये जो भी पुस्तकें लिखी गई, जैसे फ़क़-ए-मुदब्बिर कहाँ रहते थे, ये दिल्ली में रहते थे। गांव में शायद ही कभी रहते हों। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तान के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। कैसी व्यवस्था बनाने की सलाह देते थे ये लेखक? तो शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार, अब आगे हम देखेंगे जन्मसिद्ध अधिकार क्या है। जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा, उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। इसी को जन्मसिद्ध अधिकार कहते हैं। क्लियर हुआ? अब यहाँ एक और शब्द आपने देखा, लिंग भेद। ये लिंग भेद क्या है? तो लिंग भेद है स्त्री और पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शारीरिक रचना संबंधी अंतर। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? लिंग भेद। तो आप बिल्कुल समझ गए दोनों बातें कि जन्म सिद्ध अधिकार क्या कहलाता है और लिंग भेद क्या कहलाता है। अब आगे चलें। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। ये महत्वपूर्ण बातें हैं, ध्यान दें। आपने देखा कि गुलाम वंश का समय 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक था। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसकी पुत्री रजिया गद्दी पर बैठती है। मिन्हाज-ए-सिराज ये समकालीन इतिहासकार हैं, यानी इल्तुतमिश और रजिया दोनों के शासन के दौर को मिन्हाज-ए-सिराज ने देखा है। मिन्हाज-ए-सिराज ने स्वीकार किया। दो इतिहासकार आपने अभी तक फारसी के इतिहासकार देखे हैं, फ़क़-ए-मुदब्बिर, और दूसरा इतिहासकार हैं मिन्हाज-ए-सिराज। मिन्हाज-ए-सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी या नारी थी को शासन के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश से प्रसन्न नहीं थे। 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। क्लियर हुआ? अब यहाँ देखें रजिया के बारे में मिन्हाज-सिराज के विचार। मिन्हाज क्या कहती हैं रजिया के विषय में? मिन्हाज-ए-सिराज का सोच था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। ये कौन कहते हैं? मिन्हाज-ए-सिराज का सोच था। ये किसका सोच है? मिन्हाज-ए-सिराज। ये इतिहासकार हैं, फारसी के इतिहासकार हैं। ये क्या कहते हैं? कहते हैं कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता है। वो कहते हैं कि ईश्वर ने जिस व्यवस्था का निर्माण किया है उसके अनुसार जो है आदर्श समाज तभी स्थापित होगा जब स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता है। इसीलिए वह पूछता है, खुदा की रचना के खाते में उनका ब्यौरा चूँकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसीलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। कहते हैं कि खुदा ने इतनी शानदार खूबियाँ इसको दी है, लेकिन खुदा की रचना में मर्दों की श्रेणी में, पुरुषों की श्रेणी में जब रजिया का स्थान नहीं आता तो इतनी सारी खूबियों का महत्व ही क्या है। रजिया ने अपने अभिलेख और सिक्के पर अंकित
कराए कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय ककातीय वंश का राज्य था। अब देखें कि कुछ इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण महिला शासकों का नाम हम देखेंगे। रजिया ने अपने अभिलेख और सिक्कों में अंकित कराया कि सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। क्लियर हुआ। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश में वारंगल में क्षेत्र में काकातीय वंश का राज्य था। किस वंश का? काकातीय वंश का राज्य था। और उस समय उस वंश की रानी रुद्रमा देवी, ये भी इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है। कभी कभी एग्जामों में पूछा जाता है कि रानी रुद्रमा देवी किस वंश की शासिका थी, तो काकातीय वंश का। पहले तो एक ऐसे सवाल होगा कि रानी रुद्रमा देवी किस वंश की शासिका थी, तो काकातीय वंश का। कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि काकातीय वंश कहाँ, किस क्षेत्र में राज्य करता था, तो वारंगल क्षेत्र में। फिर यहाँ से इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि वारंगल आधुनिक किस राज्य में, आज के किस राज्य का में वारंगल का क्षेत्र होता था, तो आंध्र प्रदेश में। 3 तरह के यहाँ से प्रश्न समझे आप लोगों ने। 1200, अब देखिए कब से कब तक राज्य किया इसने? 1262 से लेकर 1200 जो है 89 ईस्वी तक। ये जो रुद्रमा देवी काकातीय वंश की शासिका हैं, यह किस समय राज्य कर रही हैं? 1262 से लेकर 1289 तक। यह वही दौर है जो आंध्र प्रदेश में उधर काकातीय वंश का राज्य चल रहा है और दिल्ली पर, उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत का राज्य चल रहा है। अब इसके व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाया है। अब देखिए रुद्रमा देवी जो है अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाया। क्यों? क्योंकि सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए 12वीं शताब्दी के सामाजिक स्ट्रक्चर को, ढांचे को देखते हुए रुद्रमा देवी ने अभिलेखों में अपना नाम एक पुरुषों की तरह व्यक्त किया है। क्लियर हुआ? रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में पुरुषों की तरह, पुरुषों जैसा लिखवाया, अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। रजिया अपने पुरुष होने का भ्रम इस समाज में पैदा नहीं करती, लेकिन रानी रुद्रमा देवी जो काकातीय वंश की शासिका हैं और ये वारंगल क्षेत्र पर शासन कर रही हैं, इन्होंने अपने अभिलेखों में अपने को पुरुषों की तरह जो है स्थापित करने का, अपने को पुरुष बताने का प्रयास किया है। अपने अभिलेखों में पुरुष बताने भ्रम पैदा किया है। एक और महिला शासिका थी। देखिए ये मध्यकाल है और यह दौर वही 13वीं शताब्दी का दौर है जिस दौर में रजिया शासक है दिल्ली की। उसी समकालीन परिस्थितियों में ही 1262 से लेकर 1289 ईस्वी तक रुद्रमा देवी काकातीय वंश की शासिका वारंगल क्षेत्र पर राज्य करती हैं आंध्र प्रदेश में। कश्मीर में इसी तरह का इसी काल में एक शासन चल रहा है। 1290 से लेकर 1303 ईस्वी का दौर है जिस समय रानी दिद्दा ने जो है कश्मीर पर राज्य किया है। मिनहाज के विचार अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। अब ये कहता है कि आप कुछ करके देखिए, अपने शब्दों में मिनहाज सिराज के विचारों को दर्शाइए। अब देखिए यहाँ जो हम पढ़ेंगे, देखेंगे, क्या देखेंगे? दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। अब गैरिसन शहर क्या है, पहले तो आप ये समझें कि गैरिसन शहर किसे कहते हैं। देखें यहाँ गैरिसन शहर किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते हैं, वैसा किलेबंद क्षेत्र जहाँ सैनिक रहते हैं, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? फारसी भाषा में गैरिसन क्षेत्र कहते हैं। भीतरी प्रदेश क्या है? किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करते हैं, वो भीतरी शहर कहलाते थे। अब देखिए पहले इस दिल्ली सल्तनत को समझें। इस में जो आप देख रहे हैं, इस शहर, इस तालिका में, मानचित्र में, इसमें हम उन शहरों को देख रहे हैं जिन शहरों को इल्तुतमिश ने
जीता था और दिल्ली सल्तनत इल्तुतमिश के समय तक जो विस्तृत थी उसके विषय में देख रहे हैं। अब देखें ये पूरा क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक, ये पूरा क्षेत्र जो आपने देखा ये है दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र, यानी ये सारी चीज़ें पिछली क्लासों में हमने आप लोग को बताया था। ये झेलम नदी है, सॉरी ये सिंधु नदी है, झेलम है, रावी है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ये ब्यास नदी है। इसके बाद से ये क्षेत्र देखें, ये क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो ये क्षेत्र हैं लाहौर। लाहौर किस नदी पर है, रावी नदी पर है। इसके बाद से कोहराम, उच्च, कासली, अजमेर, ये अजमेर है, ठीक है, रणथंभौर, ग्वालियर, बनारस, अवध, लखनौती, ये लखनौती ये भी महत्वपूर्ण शहर है। ये सभी क्षेत्रों पर दिल्ली शासकों का अधिकार था, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। इसके बाहर जैसे आपने देखा कि वारंगल का जो प्रदेश था इस पर दिल्ली के सुल्तानों का अधिकार नहीं था। वारंगल कहने का मतलब ये समझे कि जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र था उस क्षेत्र पर दिल्ली सल्तनत का अधिकार नहीं था। अब देखेंगे 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों, रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों से संबंध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था और इसीलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार, कर या लूटमार पर ही निर्भर करना पड़ता था। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंधु के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसका संस्थापक गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में, इसकी स्थापना गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थिर भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी, संग्राहकों तथा चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले, गैरिसन शहर बसाए गए। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुआ। अब ये मानचित्र 3 में हम देखेंगे किस तरह से अलाउद्दीन खिलजी का सैनिक अभियान है और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय अपने चरम सीमा पर पहुँचे। इन अभियानों में सुल्तान की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातु अपने कब्जे में ले लिए। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआती सेना अपेक्षाकृत कमज़ोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था, अब देखें
दिल्ली सल्तनत और अलाउद्दीन खिलजी का ये अभियान है। अलाउद्दीन खिलजी कैसे दिल्ली से लेकर और उसके क्षेत्रों को जीतता है, तो ये दिल्ली है। 1303 ईस्वी में इसने चित्तौड़ को जीत लिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इन चीज़ों को याद रखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में किसको जीता है, तो इसने चित्तौड़ को जीत लिया। 1299 में इसने गुजरात को जीता। क्लियर है। सोमनाथ मंदिर कहाँ है देखेंगे। इसके बाद रणथंभौर को इसने 1301 में जीता। मांडू को इसने 1305 ईस्वी में जीता। कभी कभी आपसे एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं कि गुजरात का विजय अलाउद्दीन खिलजी ने कब किया, 1299 ईस्वी में। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ विजय कब की, 1303 ईस्वी में। रणथंभौर विजय कब की, 1301 ईस्वी में। मांडू का किला कब जीता, 1305 में। 1296 में देखें, ये इधर ये है देवगिरी, ठीक है। ये यादवों के क्षेत्र में है। ये काकातीय वंश है, वारंगल के काकातीय हैं। यहीं की शासिका रुद्रमा देवी थी। क्लियर हुआ। अब ये देखें, होयसल का क्षेत्र है, द्वार समुद्र होयसल, ठीक है। अब देखिए, ये तंजावुर है, मदुरै शहर है जो पांड्यों के क्षेत्र में हुआ करता था। अब इसमें देखें कि आप देख रहे हैं कि एक देखें, ध्यान से देखें यहाँ पे कि 1296 में देवगिरी पर आधिपत्य होता है। 1311 में वारंगल को जीतते हैं। ये सब कौन जीतता है 1311 में वारंगल को, तो 1311 में वारंगल को अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया। इसके बाद से द्वार समुद्र तक यह अभियान करता है, 1310 से लेकर 1311 तक। इसका अभियान तंजौर शहर 1311 ईस्वी में ये तंजौर शहर को भी जीतता है। ये सब अलाउद्दीन खिलजी के अभियान है। इसको ध्यान से देखें कि यह अक्सर दक्षिण का अभियान कब से शुरू करता है, तो 1296 ईस्वी में यह देवगिरी तक पहुंचता है। देवगिरी से पुनः यह वारंगल क्षेत्र को जीतता है 1311 में। 1310-11 में यह होयसल के द्वार समुद्र को जीत लेता है। 1311 में यह तंजावुर शहर को जीतता है। थोड़ा सा इस मैप को आप बिल्कुल याद करने का प्रयास करें और आप कई बार इसको प्रैक्टिस करके बनाने का प्रयास करें। यदि आप कभी मेंस राइटिंग लिख रहे हैं और दिल्ली सल्तनत के विस्तार पर लिखना हो, तो इस मैप का यदि प्रयोग करते हैं तो आपको काफ़ी नंबर मिलते हैं। या कहीं भी यदि आप जो है बैचलर डिग्री ही के स्टूडेंट हैं, आप बीए ऑनर्स कर रहे हैं, या यदि आप क्लास 7 के ही स्टूडेंट हैं और कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों की चर्चा करें, और इस तरह से मैप जब बनाते हैं तो आपको काफ़ी नंबर मिलते हैं और इससे लगता है कि आपकी समझ कैसी है। क्लियर हुआ। एक बार और इसको समझाने का प्रयास करते हैं कि यह अभियान दिल्ली से शुरू होता है। ये दिल्ली है। दिल्ली से इसने 1301 ईस्वी में, पहले यहाँ देखें, 1299 में इसने गुजरात को जीता। इसके बाद से 1301 ईस्वी में यह रणथंभौर को जीतता है। 1303 में चित्तौड़ को जीतता है और 1302-1303 ईस्वी में यह काकातीय वारंगल को जीतता है। देखें, सीधे वारंगल पे आता है। इसके बाद से 1305 में ये किसको जीतता है, मांडू को जीतता है। देवगिरी, उसके बाद से देवगिरी को जीतता है, या देवगिरी को यादव को। 1311 में पुनः यह वारंगल क्षेत्र को जीतता है। 1310 से 11 में यह द्वार समुद्र, होयसल के द्वार समुद्र को जीतता है, तंजावुर तक जाता है। क्लियर, ध्यान देंगे। यह वारंगल क्षेत्र पर कब आक्रमण किया था, 1302 से 1303 ईस्वी में। देख रहे हैं, ये इसी के आक्रमण को दिखा रहा है। क्लियर है। यह द्वार समुद्र पर कब किया है, 1310 से 11 में। पुनः यह 13 से 11 में वारंगल क्षेत्र को जीतने का प्रयास करता है। तो ये है अलाउद्दीन खिलजी का विजय अभियान। आगे चलते हैं हम। अब ये चित्र देखें, 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुवत अल इस्लाम मस्जिद। कुवत अल इस्लाम मस्जिद, इस इस्लाम मस्जिद का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। यह दिल्ली में निर्माण कराया था। कब, समझ गए, 12वीं शताब्दी के अंत में कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण हुआ था। मस्जिद तथा उसकी मीनार एक
यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को दिल्ली ए कोहना किस नाम से जानते हैं? दिल्ली ए कोहना पुराना शहर कहा गया है। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। इस मस्जिद का निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किस मस्जिद का? किला ए कोहना मस्जिद का। लेकिन इसका विस्तार में कौन कौन से शासक जुड़े हैं? इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने इसका विस्तार किया। मीनार 3 अब देखें, इसके बाद से मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया। इसके बाद से कुतुब मीनार जो है इसको किसने बनाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह कुतुब मीनार के निर्माण से जुड़े हुए हैं। क्लियर हुआ? यह अरबी का शब्द है जिसका मस्जिद ये मस्जिद का चित्र है, आप लोगों ने देखा मस्जिद। यह अरबी का शब्द है जिसका अर्थ है ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा, घुटने और माथा टेक कर करते हैं। जामा मस्जिद या मस्जिद ए जामी वह मस्जिद होती है जहां अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज करते हैं। नमाज के रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्मानित और विद्वान पुरुष को इमाम नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश खुतबा भी देते हैं। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। भारत से मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्सर आप देखे होंगे कि जो भी मुस्लिम नमाज करते हैं वो पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मक्का की तरफ मुँह करके करते हैं। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहते हैं। पश्चिम दिशा को क्या कहा जाता है? किबला। फारसी भाषा का यह शब्द है। आगे चलते हैं। अब चित्र बेगमपुरी मस्जिद, यह मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहां पनाह विश्व की शरण स्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। मानचित्र में जहां पनाह को ढूंढे, ये जहां पनाह नगर है में ये मस्जिद बनाई गई है। आगे चलते हैं। दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अपने शहरों में मस्जिद बनवाई। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता था। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परंपरा एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न कराते भी थे। मस्जिदें सहायक थी। एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आते थे। मोठ की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में उसके मंत्री द्वारा बनाई गई थी। उसका मंत्री था मियाँ भुआ। इसका निर्माण, मोठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के काल में हुआ है। यह लोदी वंश का शासक है। उसके मंत्री हैं मियाँ भुआ, उसने इसका निर्माण कराया है। अब आगे चलते हैं। चित्र 2, 3, 4 एवं 5 की तुलना कीजिए। इन मस्जिदों की समानताएं और असमानताएं ढूंढ निकालने की कोशिश कीजिए। चित्र 3, 4, 5 में स्थापत्य की उस परंपरा का विकास दिखाई देता है जिसकी चरम सीमा हमें दिल्ली में शाहजहां की मस्जिदों में दिखाई देती है। अध्याय 5 में चित्र 7 देखें। अब देखें, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन नज़दीक से एक नज़र। अब देखेंगे कि उस समय प्रशासन और शासन समेकन कैसे होता था। ये देखें, दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन
के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान, विशेषकर इल्तुतमिश, सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अनेक विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूँकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसीलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। बेटों से बढ़कर गुलाम। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी, जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है, उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तब भी पूरी जिंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। खलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः ये नए और पुराने सरदारों के बीच टकराव शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था और फारसी तारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना की है। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारीजन। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल शराब बनाने और बेचने वाला, फिरोज हजमा नामक नकनाई, मनका तबका नामक बावर्ची आदि की चर्चा की है। आगे चलते हैं, हम देखेंगे पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुक्ति कहे जाते थे। ये सब महत्वपूर्ण है। यह इक्ता क्या है, आपसे बार बार प्रश्न होता है, इक्ता क्या है? तो पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। इलाके इक्ता कहे जाते थे और संभालने वाले अधिकारी का इक्तेदार या मुक्ति कहते थे। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून व्यवस्था बनाए रखना। सैनिक अभियान का नेतृत्व करना और अपने इलाके में इक्ता में सैन्य प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखना। इलाकों के राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम में से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपराओं से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए भी ही मिले। इसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर की वसूली और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधीन में ले आए तो उन्होंने
भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों को कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण की वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। कृषि कर, जिसे खराज कहा जाता था और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। दूसरा मवेशी कर तथा तीसरा घरों पर लगने वाला कर। मवेशी कर को ही चरी कर भी कहते हैं और घरों पर लगने वाले कर को गढ़ी कर के नाम से जाना जाता था। यह याद रखना जरूरी है कि बिल्कुल इस पर ध्यान रखेंगे। कृषि कर, घरी कर, मवेशी कर, ये अलाउद्दीन खिलजी के समय का है। और भू राजस्व का कितना % लेता है अलाउद्दीन खिलजी? 50% भू राजस्व का वसूल। यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत के विजय के तुरंत बाद ही यह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इस क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार के माध्यम से अपना अधिकार जमा लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रहता था। सरदार और उनके किलेबंद अधिकारी, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने समझा। इसके विषय में भी विस्तार से देखेंगे। अब हम ये समझेंगे, यहाँ तक तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे। सरदार और उनकी किलेबंदी। अब सरदार किस तरह से किलेबंदी करते थे, इसके विषय में हम यहाँ पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि सरदार और उनकी किलेबंदी। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया है कि सरदार कभी कभी, अब ये किसकी कथन है? एक इब्न बतूता हैं। इब्न बतूता का नाम आप लोग जान ही रहे होंगे, सुना ही होगा। और ये इब्न बतूता अफ्रीकी महादेश के मोरक्को देश का यात्री है। यह 14वीं शताब्दी लगभग 1332-33 में यह भारत आता है और यह उस समय भारत का शासक, तुगलक वंश का शासक जो है मोहम्मद बिन तुगलक है। तुगलक के दरबार में आता है। और इब्न बतूता ने एक पुस्तक भी लिखी है, रेहला, जिसमें यह उस समय की समकालीन परिस्थितियों के विषय में बतलाते हैं। इसी रेहला में इन्होंने बताया कि चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे। सरदार कहाँ रहते थे? कि किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में भारत में बांस पोला नहीं होता, यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते हैं। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल। इसीलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती हैं
ये किसका कथन है? तो ये कथन इब्न बतूता का है। किस पुस्तक में लिखा है ये लिया गया है इस पंक्ति को? तो रेहला से। देखिए, चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 ईस्वी में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियाना आधुनिक उज्बेकिस्तान, कहाँ पे? आधुनिक उज्बेकिस्तान का क्षेत्र कभी क्या कहलाता था? तो ट्रांसऑक्सियाना कहलाता था। तो ट्रांसऑक्सियाना पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। तो भारत में कब किया है ये आक्रमण? 1219 के बाद किया। 1220-21 में उस समय दिल्ली पर गुलाम वंश का शासक इल्तुतमिश शासन कर रहा था। उसी समय चंगेज भारत पर आक्रमण करता है। ठीक है, इनको धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन काल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। अब देखेंगे कि अभी पहला आक्रमण चंगेज खां ने 1219 में किया, लेकिन उसके बाद ये इल्तुतमिश का काल था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, और हम देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के काल शासन कालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। आइए देखें कि दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना करने के लिए क्या किया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्लियर है? अब देखें, आगे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इन दोनों को हम देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली पर 2 बार अलाउद्दीन खिलजी, इसके समय दिल्ली पर 2 बार हमले हुए, 1299 ईस्वी में और 1300 में। और 1302-1303 में इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल अस्थाई सेना खड़ी की, अस्थाई सेना का निर्माण किया। क्लियर हुआ? ये बातें तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखें कि मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ, मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांसऑक्सियाना पर आक्रमण की योजना बना ली। एक अस्थाई सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था। क्लियर हुआ? अब देखें, पहले हम अलाउद्दीन खिलजी को पूरी तरह से समझेंगे, इसके बाद से हम मोहम्मद बिन तुगलक को समझेंगे। क्लियर हुआ? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया। गैरिसन शहर मीन्स जहां सैनिक रहते थे। सैनिकों के लिए किलेबंद क्षेत्र को गैरिसन कहते थे। तो सीरी नामक कौन सा शहर बसाया? सीरी नामक एक शहर बसाया। ये गैरिसन शहर था। सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर तय कर दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे सल्तनत से लगभग सल्तनत के ज़्यादातर हिस्सों से भू राजस्व की दर कितनी वसूल की? तो 50%। क्यों? क्योंकि इसके पास एक विशाल सेना थी और इस विशाल सेना के खर्च के लिए कुछ पैसे की आवश्यकता थी, और यह पैसा ज़्यादातर सल्तनत की आय का जो स्रोत होता था वह क्या होता था? भू राजस्व। इसलिए उसने अपने क्षेत्र में भू राजस्व की वृद्धि की। सैनिकों के वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। यह अलाउद्दीन खिलजी अपने सैनिकों को इक्ता नहीं देता था।
यानी ये नहीं कहता कि आप इस क्षेत्र ये भू राजस्व क्षेत्र है, यह एक एकता क्षेत्र है, आप अपनी ज़रूरत की जो इस क्षेत्र से आप कर वसूलें और अपनी आवश्यकताओं की पूरा करें। नहीं, उसने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सजा मिलती थी। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल में बहुत प्रशंसा की है। मंगोल आक्रमण के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। क्लियर हुआ? आज हमने अलाउद्दीन खिलजी के विषय में ये समझा। अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने कैसे अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना किया। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के आरंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ, मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांसऑक्सियाना पहले पढ़ चुके हैं कि ईरान के क्षेत्र को ट्रांसऑक्सियाना कहा जाता था, पर आक्रमण की योजना बना ली। एक अस्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था। ट्रांसऑक्सियाना पर आक्रमण करने के लिए उसने एक विशाल सेना संगठित किया। नए गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर दिल्ली ए कोहना को निवासियों से खाली करवाकर वहां सैनिक छावनी बनाई। याद रखें कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस समस्या से निपटने के लिए क्या किया कि उसने एक नए शहर, गैरिसन शहर सीरी का निर्माण किया। क्लियर? दिल्ली ये सीरी का निर्माण किसने किया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस लिए? मंगोल आक्रमण से बचने के लिए सैनिक छावनी के रूप में इसका निर्माण किया था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने नए शहर की स्थापना नहीं की, इसने दिल्ली ए कोहना, याद करें कि और बताएंगे आप कमेंट में कि दिल्ली ए कोहना शहर की स्थापना किसने की थी। तो दिल्ली ए कोहना के निवासियों को वहाँ से खाली करवाता है और वहाँ सैनिक छावनी बनवाता है। कहाँ पे इसने बनाया? याद रखेंगे, दिल्ली ये कोहना में। सेना को खिलाने के लिए उसने उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की ज़रूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इसी दौरान इस क्षेत्र में अकाल भी पड़ गया। अब आगे देखें। मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन सांकेतिक मुद्रा चलाई। ये सांकेतिक मुद्रा एक सिक्के चलाए। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के न होकर सस्ती धातु के 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे। अपने सोने चांदी के सिक्के वे बचाकर रख लेते थे और अपने तमाम कर उस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा था। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और
अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इसी बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उनसे कई परेशानियां पैदा हो गई। दौलताबाद ले उसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाए जाने से लोग बहुत नाराज थे। करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दबाव ने अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेना पड़ा। टोकन मुद्रा, इसे सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने के अभियान की योजना बनाई थी। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। अब देखेंगे 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। तालिका 1 को फिर से देखें। तालिका 1 में आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोदी वंशों का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, जौनपुर उत्तर प्रदेश में है, बंगाल आप जान ही रहे हैं, मालवा का प्रदेश किस स्थिति मध्य भारत का प्रदेश है, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेर शाह सूरी 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं 1530 से 1500। अब देखें कि शेर शाह सूरी का काल याद रखेंगे। शेर शाह सूरी का काल कब से कब तक है, तो 1540 से लेकर 1545 तक। अब इसने कहाँ से राज्य शुरू किया, तो बिहार से शुरू किया था। लेकिन इसकी शक्ति इतनी बढ़ी कि मुगल सम्राट हुमायूं जो 1530 से लेकर 1540 फिर 1555 से लेकर 1556 तक को चुनौती दी और परास्त किया। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष 1540 से लेकर 1555 ईस्वी तक शासन किया। लेकिन इसके प्रशासन ने, याद रखें सूरवंश का शासन 15 वर्षों का था, 1540 से लेकर 1555। पुनः 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह के बीच एक बिहार में कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध हुआ, जिसमें वह हुमायूं को मुगल शासक हुमायूं को परास्त करके भारत छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया। शेर शाह सूरी द्वारा उसे बाहर खदेड़कर दिल्ली पर शासन स्थापित कर लिया गया और शेर शाह 1540 से लेकर 45 तक शासन किया। इसके बाद से 1540 से लेकर 1555 ईस्वी तक सूरवंश के शेर शाह सूरी के वंश के अन्य शासकों ने शासन किया। लेकिन सूरवंश के अंतिम शासक आदिल शाह सूर को सरहिंद के युद्ध में 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पुनः परास्त किया और भारत पर पुनः 1555 ईस्वी में मुगल वंश की सत्ता को स्थापित कर दिया और 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो गई। 1540 से 55 शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी, याद करें अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाए। शेर शाह सूरी ने अपने प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी के कई सारे तरीके अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेर
शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया। याद रखें, अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासन व्यवस्था को शेरशाह अपनाता है चुस्त करके, और इसकी द्वारा शेरशाह सूरी द्वारा चलाए गए बहुत सारी व्यवस्थाओं को, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को जो है अकबर काफ़ी चुस्त दुरुस्त और करके इसे संचालित करता है। आगे देखेंगे, 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। इसके अनुसार समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया, प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग। 3 वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को और भी दृढ़ करने में सहायता मिलती थी। इसी विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह भी उभरा। इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। क्लियर हुआ? अब आगे देखेंगे, ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में इनका उपयोग करता था। नाइटों से उपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहें। कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने भेज दिया जाए जिन्होंने यरूशलेम, ये नाम भी आप बिल्कुल याद रखेंगे, जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली जिसे क्रूसेड धर्म युद्ध कहा गया। ईश्वर तथा धर्म की सेवा में किए गए इस अभियानों ने नाइटों की हैसियत पूरी तरह बदल डाली। पहले इन नाइटों की गिनती कुलीनों में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक और जर्मनी में उससे एक सदी बाद इन युद्धों के दिनहीन अतीत को भुला दिया गया तथा 12वीं सदी तक तो कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट कहलाना चाहने लगे थे। क्लियर हुआ? अब आगे देखें कि कुछ प्रश्न सॉल्व करते हैं। यह प्रश्न है, दिल्ली, फिर से याद करें, दिल्ली में पहले पहल किसने राजधानी स्थापित की थी? तो याद है कि दिल्ली में सबसे पहले किसने राजधानी बनाया था? तो तोमरों ने। याद होगा कि दिल्ली को सबसे पहले राजधानी तोमर राजपूतों ने बनाया था। किसने बनाया था? तोमर राजपूत। याद है? दिल्ली के सुल्तानों के शासन काल में प्रशासन की भाषा क्या थी? याद है कि प्रशासन की भाषा फारसी थी। क्या थी? फारसी। क्लियर हुआ? उस समय प्रशासन की भाषा क्या थी? तो फारसी थी। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे। किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ? तो सबसे अधिक सल्तनत का विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के आपसे लोगों ने कई सारे अभियान देखे थे जिसे हम लोगों ने मानचित्र में देखा था। इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? याद है? अफ्रीका महादेश के मोरक्को देश का यात्री था। किस देश के? अफ्रीका महादेश के मोरक्को देश का यात्री था। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं हम। कुछ अन्य प्रश्न हैं जिसे समझें। न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना क्यों जरूरी होता था? इसलिए जरूरी होता था कि सेनापतियों को किसानों के, क्योंकि किसान उत्पादक वर्ग था। यदि गरीब हो जाए, किसान खत्म हो जाए, तो उत्पादक वर्ग जब समाज में नहीं रहेगा तो इन्हें भोजन कौन देगा? इनके लिए वस्तुओं का उत्पादन, अन्नों का उत्पादन कौन करेगा? सल्तनत की
भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं? सल्तनत की भीतरी सीमा जो यह होती थी कि जैसे कि जो उसका क्षेत्र होता था, दो तरह के क्षेत्र होते थे, एक डायरेक्ट सल्तनत के नियंत्रण में और एक इनडायरेक्ट सल्तनत के नियंत्रण में। जो डायरेक्ट होते थे उसे भीतरी सीमा और जो इनडायरेक्ट होते थे उसे बाहरी सीमा कहते थे। मुक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे? आपके विचार में सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन करना चाहने के पीछे उनके क्या कारण हो सकते थे? ये इस प्रश्न का आंसर देंगे और आप कमेंट बॉक्स में इसको ऐड करेंगे, फोटो खींचे, इसे ऐड कर दें, पेज पर एक आंसर दें, ऐड करें। आपके आंसर को देखूंगा, अगर आप इस पर कोई सुधार करना होगा तो आपको गाइडलाइंस। दूसरा प्रश्न आपको ही करने हैं, दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमणों का क्या प्रभाव हुआ? ये भी आपको आंसर में आपको स्वयं देना है और जिससे मुझे ये लगे कि आप भी कुछ काम कर रहे हैं और इस आप में दो त्रुटियां होगी उससे सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। आगे हम चलते हैं। आइए विचार करें, क्या आपकी समझ में, ये सारी प्रश्नों पर आपको विचार करना है कि क्या आपकी समझ में त्वारीख के लेखक आम जनता के जीवन के बारे में कोई जानकारी देते थे? ये आपको बतलाना है। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रजिया सुल्तान अपने ढंग की एक ही थी। क्या आपको लगता है कि आज महिला नेताओं को ज़्यादा आसानी से स्वीकार किया जाता है? इसके विषय में आप देंगे। दिल्ली के सुल्तान जंगलों को क्यों कटवा देना चाहते थे? क्या आज भी जंगल उन्हीं कारणों से काटे जाते हैं? इन तीनों प्रश्नों का, ये जो 3 प्रश्न आप देख रहे हैं, इसका आंसर आप दें कमेंट बॉक्स में। यदि आप इसका आंसर दे सके तो और बेहतर होगा। क्लियर हुआ? अब देखें, इन सारे प्रश्नों पर आपको विचार करने हैं और इन्हें कुछ करके दिखाने हैं। तो आज हम लोगों ने अध्याय 3 को पूर्ण किया। अब अगली क्लास में हम अध्याय 4 पढ़ेंगे और ऐसे ही धीरे धीरे हम क्लास 7 की एनसीईआरटी को पूर्ण करेंगे। आप एक नोट्स जरूर बनाएं और इसे लिखें। इसके बाद से धीरे धीरे आपकी इतिहास की समझ बढ़ती जाएगी। अगर किसी तरह का आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करें, या किसी भी अन्य चीज़ पर आपको जानकारी चाहिए तो उसके विषय में भी कमेंट करें। उसका आपके कमेंट का जवाब मैं जरूर दूंगा। दैट्स ऑल। थैंक यू। धन्यवाद।